नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्यकालीन समाज। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मौर्यकालीन समाज जो है दोस्तों वो हमें पता लगता है मेगस्थनीज से और जो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से। ठीक है, इन दोनों से हमें मौर्यकालीन समाज के बारे में पता चलता है। ठीक है, कौटिल्य आप जानते ही हैं, जैसे चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त सब एक ही नाम है दोस्तों। इसके लिए कोई आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में चाणक्य लिखा है, विष्णुगुप्त लिखा है, कौटिल्य लिखा है तो वो एक ही नाम है। ठीक है, चलिए इस समय जो है वर्ण व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह स्थापित हो गई थी और जो वर्ण व्यवस्था जो थी वो जाति में परिवर्तित हो गई थी। यानी जो जिस जाति में पैदा हुआ है, जो जिस वर्ण में है वही कार्य करेगा। ठीक है, अभी तक आप समझिए वर्ण मतलब आप समझिए वर्ण मतलब क्या होता है। वर्ण मतलब होता है जो जैसे जातियां वर्गों में विभाजित थी, जैसे आपका ब्राह्मण, आपकी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है ना, तो ये जो है वर्गों में विभाजित थी। ठीक है, अब जो है अच्छा इसमें व्यवसाय अपना बदल भी सकते थे, जो वर्ण व्यवस्था चालू था, लेकिन आगे चलकर जो है वर्ण जो है जाति में परिवर्तित हो गई। यानी जो जिस व्यवसाय में था वो वही व्यवसाय ही करेगा। ठीक है, यदि ब्राह्मण में है तो पूजा पाठ ही कराएगा, जो वैश्य है वो व्यापार ही करेगा, और जो शूद्र है वो सेवा ही करेगा। ठीक है ना, और जो क्षत्रिय है वो जो है युद्ध का ही काम करेगा, सुरक्षा का काम करेगा, है ना। तो ये चीज़ें थी। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में आपने जैसा कि पढ़ा था उसमें ये चीज़ें नहीं थी, उसमें अपना व्यवसाय बदल सकता था। ठीक है ना, मैं आपको पीछे की वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप पीछे जा कर के ऋग्वेद वाला जो है आप देख लीजिए। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को आप अच्छे से देख लीजिए तो चीज़ें एकदम आपको ये क्लियर रहेंगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आगे देखिए। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। कौन कौन है देखिए, दार्शनिक, कृषक, योद्धा, पशुपालक, कारीगर, निरीक्षक और मंत्री। ठीक है, तो इसको जो है मेगस्थनीज ने 7 भागों में बांटा है। दार्शनिक का काम जो है जैसा कि आप जानते हैं, इसमें ब्राह्मण, श्रमण इत्यादि आते हैं, तो इसको जो है राजा के द्वारा इनको जो है पूरा इनको वित्तीय सहायता दी जाती थी। ठीक है, कृषक जो थे वो बहुत बड़ी मात्रा में थे, कृषि इत्यादि कार्य करते थे। ठीक है, योद्धा जो क्षत्रिय वर्ग थे वो सुरक्षा, युद्ध लड़ते थे, युद्ध का काम करते थे, और पशुपालक पशुपालन कार्य करते थे। कारीगर जो है जैसे कि आपके जो शिल्पकार इत्यादि थे वो कार्य करते थे आपके, है ना। उसके बाद इनको जो है सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा थी। यदि कोई जो है इनको यदि मान लीजिए कुछ इनकी हानि करता था तो राजा की तरफ से जो है कड़ा दंड दिया जाता था, है ना। निरीक्षक, इंस्पेक्टर आप जानते हैं, मंत्री आप जानते ही हैं क्या कार्य थे, है ना। आगे देखिए, चारों आश्रमों की व्यवस्था समाज में प्रचलित थी। ठीक है, 4 आश्रम कौन कौन से हैं बताइए। 4 आश्रम कौन से हैं आपके? पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। ठीक है, ब्रह्मचर्य में आप जानते ही हैं कि शिक्षा लेता था, गृहस्थ में जो है गृह कार्य करता था, जीव को जो है पार्जन करता था, और वानप्रस्थ यानी जो सन्यास की तरफ अग्रसर हो जाता था और जो है ये आपके जो पारिवारिक जीवन था उसको छोड़ देता था, और उसके बाद जो है अंतिम हो गया आपका वानप्रस्थ सन्यास ग्रहण करता था। ठीक है, पूरी तरह से जो सामाजिक जीवन था उसको त्याग देता था। तो ये आप समझ गए चारों आश्रमों को। आगे देखिए और क्या व्यवस्थाएं थी मौर्यकालीन समाज में। देखिए वार्ता, ठीक, इसमें आपका कृषि, पशुपालन और व्यापार को जो है
कहा जाता है वार्ता। इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह आती है कि मौर्यकालीन समाज में जो शूद्र था, ठीक है ना, जो शूद्र था उसको आपका ये वार्ता का अधिकार इसको प्राप्त हो गया था। ठीक है, आगे देखिए, अब परिवार के बारे में देखिए। परिवार जो थे कैसे थे, संयुक्त परिवार थे। ठीक है, जैसे कि आज भी आप गांव में देखते होंगे संयुक्त परिवार हैं, दादा, पिताजी और आपके पुत्र, नाती, है ना, पनत, ये सब जो है इसी तरह उस समय भी संयुक्त परिवार थे। और जो विवाह जो होता था वयस्क माना जाता था, 16 साल की लड़कियां मानी जाती थी और 20 साल जो 21 साल है वो जो है पुत्र का माना जाता था, है ना। अच्छा, आगे देखिए, स्मृतियों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार समाज में प्रचलित थे। ठीक है, स्मृतियों में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। कौन कौन थे वो आप देखिए। जैसे आपका पहला हो गया, पहला ब्रह्म विवाह, ठीक है, दूसरा देव विवाह, तीसरा आर्ष, चौथा प्रजापति, 5वां असुर, 6वां गंधर्व, 7वां राक्षस और 8वां जो है वो है पैशाच। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको पीछे की वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि डिटेल में जाने से फिर जो है वीडियो बड़ा होगा जिसका कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए, उस समय जो है तलाक की व्यवस्था थी। जैसे मान लीजिए अगर कोई पति बहुत ज़्यादा दिनों से विदेश रहता था, है ना, या उसको कोई रोग हो गया है, तो जो है पत्नी को ये अधिकार था कि वो जो है तलाक दे सकती थी और पुनर्विवाह कर सकती थी। इसी तरह पति को भी ये अधिकार था कि भाई अगर जो है पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा है या कुछ जो है व्यभिचार इत्यादि में लिप्त है तो जो है पति जो है तलाक दे सकता था, है ना। और यदि पत्नी मान लीजिए अगर पारिवारिक रूप से उसे प्रताड़ित किया जाता है तो पत्नी जो है न्यायालय में जाकर जो है न्याय प्राप्त करती थी। ठीक है, और जो कुलीन वर्ग थे उसमें जो है बहु विवाह प्रचलित था, तीय विवाह का प्रचलन था। ठीक है, विवाह कौन कौन, जैसे अनुलोम और प्रतिलोम। ठीक है, अंतर्जातीय विवाह प्रचलन थे, ये आप समझ गए। अनुलोम प्रतिलोम विवाह होते थे। अनुलोम कौन सा है, प्रतिलोम कौन सा है, बताइए। अनुलोम जो है, जैसे मान लीजिए कि उच्च वर्ग का आदमी है और उससे निम्न वर्ग की महिला है तो वो जो है अनुलोम विवाह कहा जाता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण जो है आदमी है और जो आपका वैश्य औरत है ना, तो वो जो है कहा जाता था अनुलोम। ठीक है, और मान लीजिए जो आपका जैसे महिला मान लीजिए ब्राह्मण है या क्षत्रिय है और जो है वैश्य आपका जो है पति है तो वो क्या कहा जाता था, प्रतिलोम विवाह। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आया आपको। अच्छा, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, यूनानी लेखक जो है, जो स्त्रियां सम्राट की अंगरक्षिका नियुक्त होती थी। ठीक है, यूनानी लेखक बताते हैं कि जो मौर्य सम्राट थे, जैसा कि आपने पढ़ा भी है पीछे, कि जो मौर्य सम्राट की जो सुरक्षा में जो है गार्ड्स होते थे वो महिला भी नियुक्त की जाती थी, है ना। और साथ में स्त्री को क्या कहा गया है, स्त्री को जो है देखिए असूर्यपश्या, ठीक है, कहा गया है। और इससे असूर्यपश्या मतलब जो सूर्य को न देखने वाली, है ना। तो इससे जो है हमें पर्दा प्रथा का हमें प्रमाण मिलता है। पर्दा प्रथा दोस्तों कुलीन वर्ग में ही विद्यमान था, गरीब वर्गों में ये चीज़ नहीं थी। ठीक है, आगे देखिए,
अर्थशास्त्र में हमें गणिकाओं का उल्लेख मिलता है। गणिकाएँ कौन कौन थी? जैसे अभिनेत्री, नर्तकी, गायिका, इन सबको जो है गणिकाएँ कहा जाता था, है ना। और इसके जो अध्यक्ष थे वो जो है गणिका अध्यक्ष कहे जाते थे, ठीक। और इनको जो है जैसे गणिका यानी वैश्या आप कह सकते हैं, है ना, उस समय कहा जाता था। अच्छा देखिए, रूपा जीवा जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी औरतें, उनको जो है रूपा जीवा कहा जाता था, ठीक है। आगे देखिए, अब चर्चा करते हैं कि उस समय का भोजन कैसा था, कैसा लोग खाते थे। तो देखिए, भोजन जो है उस समय अन्न में क्या खाते थे? गेहूँ, चावल, जौ, ठीक है, ये जो है उस समय अन्न में खाते थे। जैसा कि दोस्तों आप देखते हैं, मेगास्थनीज बताता है कि भारतीय उस समय कैसे बैठ के खाते थे। तो उनको बताता है कि भाई एक जो है तिपाही जो है चौकी होती थी, ठीक है। तो चौकी पे जो है एक चौकी रख दिया जाता था, उस पे जो है सोने का खोरा होता था, उस पे रख के और पहले चावल डाला जाता था, फिर अन्य वस्तु डाली जाती थी उसमें। ये मेगास्थनीज बताता है ना। तो इस तरह का भोजन करते थे भारतीय लोग। अच्छा, उसके बाद देखिए और क्या क्या भोजन में होता था। वो फल खाते थे, दूध, मांस आदि जो है खाते थे। अच्छा, और देखिए वस्त्र और आभूषण, उस समय जो है चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, दोनों जो है आभूषण के प्रेमी होते थे। पत्थर के आभूषण ये इत्यादि विभिन्न तरह के जो है पत्थर इत्यादि आभूषण पहनते थे, है ना। वस्त्र जो है अच्छे सुनहरे, जैसे जो कुलीन वर्ग का है तो सुनहरे सोने के इत्यादि सब लगा हुआ पहनता था, है ना। अच्छा, आगे देखिए, अब मनोरंजन क्या था। आजकल का मनोरंजन क्या है? आप लोग का मनोरंजन क्या है? क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, वीडियो गेम है। अब तो मोबाइल में भी बहुत सारे गेम सब खेल लगे हुए हैं बच्चे लोग, है ना। लेकिन अब जो मौर्य काल का समाज था दोस्तों, उस समय अब आप सोचिए कि कैसा क्या मनोरंजन रहा होगा, क्या लोग खेलते होंगे, है ना। तो उस समय आप देखिए तो उनका मनोरंजन होता था, रथ दौड़ होती थी, घुड़दौड़ होता था, है ना, सांड युद्ध होता था। और उसके बाद ये तो आपका हो गया, है ना। और उस समय अब जो कुछ मनोरंजन करने वाले भी होते थे, जैसे नट, चारण, नर्तक, गायक, वादक, ठीक है, मदारी, विदूषक, ये सब जो है उस समय की जनता को और राजाओं का मनोरंजन करते थे। मदारी उदारी तो आप पहले गांव में आते थे, अब तो आते नहीं हैं। पहले आते थे मदारी, ये आपको वो सब लेकर के सांप इत्यादि बंदर दिखाते थे, है ना। तो ये उस समय भी लोगों का मनोरंजन करते थे मौर्य काल में। अच्छा, अब देखिए राज्य भी जो था वो उत्सवों और मेलों का आयोजन करता था, ठीक है। और अशोक ने हिंसक मनोरंजन के साधनों पर पाबंदी लगा दी थी, ठीक है। जो हिंसक मनोरंजन लोगों का था, जिसमें जानवरों की हिंसा होती थी, है ना, और तमाम तरह की हिंसक गतिविधियाँ जो होती थी उत्सव मनाया जाता था, उस पर जो है अशोक ने पाबंदी कुछ हद तक लगा दी थी। पूर्ववर्ती धर्मशास्त्रों में शूद्र को अनार्य कहा गया है, ठीक है। अर्थशास्त्र के पहले जो आप देखेंगे धर्मशास्त्रों में, तो शूद्र को जो है आर्य नहीं माना गया है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आगे जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें जो है शूद्र को आर्य माना गया है। अच्छा, और जो म्लेच्छ थे उनको अनार्य कहा गया है, ठीक है। आगे देखिए, मौर्य युग में ही नई स्थापित बस्तियों में शूद्र को प्रथम बार भूमि भी दी गई,
ठीक है। उसके पहले दोस्तों जो शूद्र थे उनको ये अधिकार नहीं था कि भूमि इत्यादि वो अपने पास रखें। बस वो तीनों वर्णों की, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे, उनका कार्य केवल यही था ये इन तीनों की सेवा करें, बस। ठीक है। अब आइए मौर्य काल के दास प्रथा को देखते हैं। ठीक है। देखिए मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थे। ठीक है। मेगास्थनीज क्या कहता है कि भारत में दास प्रथा थी ही नहीं, क्योंकि वो जो देखता था जैसे यूनान इत्यादि में तो वहाँ पे बड़ा ही कठोरता पूर्वक बहुत ही कष्ट पहुँचाया जाता था जो उस समय वहाँ दास थे, गुलाम थे। लेकिन भारत में तो ऐसा था ही नहीं, वो तो नॉर्मल ढंग से ही साथ में परिवार में रहते थे। तो वो कहता है कि भाई भारत में दास थे ही नहीं, है ना। अच्छा, कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन अपने अर्थशास्त्र में किया है। ठीक है। अब 9 प्रकार के कौन कौन से दास हैं उसको आप देखिए। देखिए पहला है ध्वजाहत। जो अब कौन था ध्वजाहत? युद्ध में जीता हुआ दास। युद्ध में जीता हुआ दास को क्या कहते हैं? ध्वजाहत। दूसरा दास ये पेट का दास, जो पेट के लिए दास बनता है उसे जो है उदरदास कहा जाता था। अब देखिए तीसरा प्रकार का दास जिसे कहा जाता था गृहजात। ये क्या है? घर में दासी द्वारा उत्पन्न दास। ठीक है। जो दासी जो थी और उसी का पुत्र उत्पन्न होता है तो उसे कहा जाता है गृहदास। आगे देखिए दायागत। दायागत पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके दादाजी हैं, उनका जो दास था वो आगे चल के उनके पुत्र को प्राप्त होना ही दायागत दास कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए 5वां नंबर लब्ध। इसका क्या मतलब है? दान में प्राप्त हुआ दास को क्या कहते हैं? लब्ध। ठीक है। 6वां देखिए क्रीत। खरीदा गया दास को क्रीत कहते हैं। 7वां देखिए आत्म विक्रयी। ठीक है। स्वयं को बेचने वाले दास को क्या कहते हैं? आत्म विक्रयी। 8वां देखिए अहितक। अहितक। ठीक। ऋण के बदले धरोहर में रखा गया। आगे देखिए। ठीक है ना। 9वां देखिए 9वां प्रकार का दास दंड प्रणीत। दंड प्रणीत यानी दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास। ठीक है। उसे कहते हैं दंड प्रणीत। ठीक। तो ये था दोस्तों, आपने आज समझा कि मौर्यकालीन समाज कैसा था। बाकी दोस्तों अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन होगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।